सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हेवायर के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की, जिसे बाद में एहसास होता है कि उसका खुद का डिपार्टमेंट उसे फंसाने वाला है। तब वो एक एक करके सबके पीछे जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल के बीचों बीच एक कैफे को देखते हैं, जिसके अंदर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है मैलेरी केन। थोड़ी देर के बाद मैलेरी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एरॉन। वो उससे बात करता है और कहता है कि मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। मैलेरी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अभी वो भारी पड़ रहा है मैलेरी पे। जब वो उसे पीटने लगता है तब कैफे के अंदर के लोगों से ये चीज देखी नहीं जाती। एक आदमी आता है और पकड़ लेता है एरॉन को। इस चीज को देखते ही मैलेरी उठती है और मारना शुरू कर देती है एरॉन को। उसने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट उसे लेकर के आता है बाहर और ये लोग उसकी गाड़ी में बैठ करके भागने लगते हैं। थोड़ी दूरी पे आने के बाद स्कॉट कहता है कि आखिर वो आदमी कौन था और तुम कौन हो, वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। तब मैलेरी पूरी बात बताती है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। इसे जासूस भी कहा जा सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर्स लेती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को जो भी काम अनऑफिशियल करवाना होता है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं ताकि काम भी हो जाए और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी सामने ना आए। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। यहीं पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है जिसका नाम है केनेथ। केनेथ के सामने दो गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनका नाम है एलेक्स गॉबलिंज और रोड्रिगो। ये लोग केनेथ को एक मिशन देते हैं कि बार्सिलोना में एक रिपोर्टर है जिसका नाम है जियांग, किसी भी कीमत पर उसे वहाँ से निकाल करके यहाँ लाना है। केनेथ ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और एक छोटी सी टीम को बनाना शुरू कर देता है जिस टीम को लीड करने वाला है एरॉन नाम का आदमी, और उसी टीम में मैलेरी को भी शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं बार्सिलोना। वहां जाकर के इन्हें पता लगता है कि जियांग को कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा है। तब ये लोग हर तरफ खोजबीन शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद मैलेरी को पता लगता है कि जियांग को रखा गया है एक मोटेल में। वो चली जाती है अंदर और अंदर जाने के बाद जियांग उसे मिल भी जाता है, मगर जब वो उसे लेकर के बाहर आ रही होती है तभी एक आदमी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मैलेरी देखती है कि आदमी अकेला है, यानी कि उसे पकड़ा जा सकता है। तब वो उसके पीछे भागने लगती है और इस आदमी को भी यह एहसास है कि अगर वो पकड़ा गया तो मैलेरी उसे नहीं छोड़ेगी। वो भागते रहता है और मैलेरी उसके पीछे आती रहती है। एक वक्त के बाद वो उसे पकड़ करके पीटना शुरू कर देती है। अब इनका मिशन खत्म हो चुका है। ये लोग जियांग को ला करके हवाले कर देते हैं ऑफिसर्स के। रात में जब मैलेरी घर पे होती है तभी उसके पास एरॉन आता है और कहता है कि जियांग हमें पहले ही मिल गया था, फिर भी तुम उस आदमी के पीछे क्यों गई। तब वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी पीछे सबूतों को नहीं छोड़ती, इसीलिए मैंने उस आदमी को मारा। एरॉन कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम चाहती क्या हो। मैलेरी कहती है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मैं और इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी पे फोकस करना है। इतना कहने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम उसे देखते हैं सैन डिएगो में। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है उसका डोरबेल बजता है। वो अलर्ट होकर के जाती है दरवाजे पे। पीफोल से देखने के बाद उसे पता लगता है कि दरवाजे पे केनेथ आया हुआ है। वो उसे अंदर ले आती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि ये दोनों कभी रिलेशन में हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त के बाद इनके बीच कुछ नहीं रहा और मैलेरी ने काम भी छोड़ दिया। तब से पहली बार आकर के केनेथ उससे मिल रहा है। केनेथ कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक मिशन आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में काम करो। मैलेरी कहती है कि ये नहीं होगा, मैंने उस दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया, अब मेरी जिंदगी बहुत ही शांति और सुकून से बीत रही है, मैं ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। केनेथ कहता है कि ये मिशन हमें MI6 ने दिया है और मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ये मिशन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। तब थोड़ा सोचने के बाद मैलेरी मान जाती है और कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बताता है कि स्ट्रूडर नाम का एक आदमी है जिसकी तलाश में MI6 बहुत पहले से है। पॉल नाम का एजेंट है जिसे पता लगा है स्ट्रूडर के बारे में। वो उसके साथ एक डील करने वाला है और वही समय होगा जब उसे पकड़ा जाएगा। पॉल चाहता है कि तुम उसके साथ उसकी पत्नी बन करके जाओ। इस बात को सुनते ही मैलेरी कहती है कि तुम क्या बक रहे हो, मैंने हमेशा से मार पिटाई किया है, मैं किसी के भी साथ जाऊं कभी भी उसकी पत्नी नहीं लगूंगी, अगर उसका हाथ पांव तोड़ना हो तो कहो मैं तैयार हूँ। इन बातों को सुनने के बाद केनेथ हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम एक अच्छी पत्नी दिखोगी, तुम जाओ और जाकर के इस मिशन को पूरा करो। इतना कहने के बाद वो इसे एक ज्वेलरी देता है और कहता है कि इसे अपने ऊपर ही रखना ताकि पॉल तुम्हें पहचान सके। वो पॉल की तस्वीर देख करके निकल जाता है यहाँ से। मैलेरी अपनी पूरी तैयारी करती है और पहुंच जाती है डबलिन। तब वो देखती है कि सामने से पॉल आ रहा है। पॉल जैसे ही ज्वेलरी को देखता है वो पहचान जाता है कि यही लड़की मैलेरी है। वो उसके पास आता है। ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पति पत्नी हो। फिर सीधा आते हैं यहाँ के होटल रूम। लेकिन जैसे ही पॉल नहाने जाता है मैलेरी उसकी सारी चीजों को चेक करने लगती है क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती, कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। उसके अलावा वो उसके फोन में GPS ट्रैकर भी लगाती है ताकि पॉल अगर कुछ भी गड़बड़ करे तो वो उसे दबोच ले। अब पॉल चला आता है वॉशरूम से बाहर। तब मैलेरी चली जाती है नहाने। पॉल भी सेम चीज करता है। वो मैलेरी की सारी चीजों की तलाशी लेता है कि आखिर उसके पास और क्या क्या है और अंत में उसकी ज्वेलरी को अपने पास रख लेता है। यानी कि कोई भी एजेंट किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा। ये दोनों तैयार होते हैं और सीधा पहुंचते हैं एक शानदार पार्टी में जहाँ पर इन्हें स्ट्रूडर मिलने वाला है। मगर अंदर जाते समय इन्हें पता लगता है कि मैलेरी को एक आदमी ने पहचान लिया
लिया है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तभी स्ट्रूडर इनके सामने आ जाता है। ये लोग उससे थोड़ी देर बात करते हैं। तभी स्ट्रूडर इन्हें इनवाइट करता है वेकेशन पे चलने के लिए। जैसे ही यहाँ से जाता है वो पॉल मैलरी को कहता है कि उस आदमी के पीछे जाओ जिसने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जाता हूँ स्ट्रूडर के पीछे। मैलरी मान जाती है और पीछा करने लगती है उस आदमी का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे पॉल पे शक होता है। तब वो पॉल की तरफ देखती है कि वो स्ट्रूडर से बात कर रहा है और ये लोग किसी डील के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैलरी इनका ही पीछा करने लगती है। पीछा करते करते जब वो एक कमरे में पहुंचती है तब उसकी नजर पड़ती है एक लाश पे। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये जियांग है, वही रिपोर्टर जिसे वो रेस्क्यू करके बार्सिलोना से लाई थी। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि जियांग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। तभी उसकी नजर पड़ती है जियांग के हाथ पे। वो उसी ज्वेलरी को देखती है जिसे केनेथ ने दिया था। तब उसे याद आता है कि वो इस ज्वेलरी को पहन करके एयरपोर्ट पे आई थी और एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीजें कैद हो गई होंगी। यानी जिसे भी जियांग की लाश मिलेगी, ज्वेलरी मिलते ही सारा का सारा इल्जाम आएगा मैलरी पे। यानी मैलरी को फंसाने की बहुत ही लंबी साजिश चल रही है। वो अपनी ज्वेलरी को लेती है और गुस्से में आती है वापस, मगर पॉल के सामने वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती और चुपचाप चली आती है उसके साथ होटल। पॉल को भी शक हो गया है कि मैलरी को शायद सारी बातें समझ में आ गई हैं। जैसे ये लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, पॉल हमला कर देता है। शुरू में वो मैलरी को पीटता है, मगर एक वक्त के बाद अब मैलरी उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है और अंत में वो मार देती है पॉल को। फिर बैठ करके सोचने लगती है कि पॉल इस सारे काम को अकेला अंजाम नहीं दे सकता, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। वो पॉल का फोन बाहर निकालती है और सबसे पहला कॉल लगाती है केनेथ को। केनेथ जब उधर से बोलना शुरू करता है तब मैलरी को सारा माजरा समझ में आता है कि जब उसने निश्चय किया कि वो डिपार्टमेंट को छोड़ देगी, तब से केनेथ प्लानिंग कर रहा था कि उसे कैसे भी मैलरी को खत्म करवा देना है, क्योंकि मैलरी उनके बहुत सारे राज जानती है। अगर कोई और डिपार्टमेंट मैलरी तक पहुंच गया तब इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और ये लोग कभी भी किसी भी सबूत को पीछे नहीं छोड़ते। इसीलिए इन लोगों ने इस प्लानिंग को अंजाम दिया ताकि वो लोग मैलरी को मार सके। अब कैसे भी उसे यहाँ से बाहर निकलना है। वो एक कैप पहनती है और आने लगती है बाहर, मगर बाहर आते ही वो सबसे पहला कॉल करती है अपने पिता को और बताती है कि उसे आने में देरी हो जाएगी। यानी कि ये एक कोडवर्ड था कि उसके पिता समझ जाएं कि वो मुसीबत में फंस चुकी है और उन्हें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी वक्त लोग उनके पास भी आ सकते हैं। अब मैलरी बाहर आकर कैसे ही भाग रही है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो और भी आगे भागती है। उसे लगता है कि चारों तरफ से शायद उसे घेर लिया गया है। अब एक के बाद एक जगह पर वो भागती जा रही है। वो एक के बाद एक दूसरे गलियों में जा रही है, मगर एग्जैक्ट ये लोग उसके ही पीछे आ रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें उसकी लोकेशन कैसे पता लग रही है। तब वो चेक करती है अपने बैग को। वो देखती है कि उसके बैग के अंदर एक ट्रैकर रखा है, यानी पॉल ने ही ये किया था। वो एक दुकान के अंदर जाती है और ट्रैकर रख करके बाहर आ जाती है। तब देखती है कि अब पुलिस वाले भी उसके पीछे आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए उसे भाग करके जाना पड़ता है एक छत पे और वहाँ से तेजी में भागते भागते आती है वो दूर। एक वक्त के बाद जब वो छत से नीचे कूदती है तो घायल होकर के गिर जाती है, मगर लकीली अब पुलिस वालों ने उसका पीछा छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए वो सुरक्षित है। यहाँ से और दूर जाने के बाद वो सीधा कॉल करती है रोड्रिगो को, क्योंकि जियांग को उसने रोड्रिगो के ही हवाले किया था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों की संस्था का हाथ है मुझे फंसाने में, या ये सब कुछ केनेथ कर रहा है। मुझे पूरी की पूरी सच्चाई जाननी है। जियांग को मार दिया गया है और मैंने जियांग को तुम्हारे हवाले किया था। जियांग आखिर वहाँ तक कैसे पहुँचा? मगर इन बातों को सुनने के बाद रोड्रिगो फोन काट देता है और कुछ नहीं बताता। फिर वो सीधा कॉल घुमाता है एलेक्स को और उसे कहता है कि मैलरी ने मुझे कॉल किया था, वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। एलेक्स कहता है कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और थोड़ा मुस्तैद रहो, वो लड़की तुम्हारे पास भी आ सकती है। जैसे ही वो रोड्रिगो का फोन रखता है वो सीधा कॉल करता है मैलरी को और उसे कहता है कि मैं रोड्रिगो का बॉस बोल रहा हूँ एलेक्स, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जियांग को भी मार दिया गया है और अब केनेथ तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मुझे पहले से ही उसके ऊपर शक था कि वो शायद कुछ और लोगों के साथ भी मिला हुआ है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और अब सिर्फ तुम ही उसे एक्सपोज कर सकती हो। तो वही करो जिस काम में तुम माहिर हो। मैं तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करवा रहा हूँ केनेथ के साथ, उससे मिलो और जानकारियां निकलवाने की कोशिश करो। फिर वो मीटिंग फिक्स करवाता है उसी कैफे में जिसका दृश्य हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, मगर यहाँ पे केनेथ की जगह पे आता है रॉन और इनके बीच लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। फिर उसे मारने के बाद मैलरी स्कॉट के साथ निकल जाती है। जैसे ही स्कॉट ये सारी बातें सुनता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, आखिर इन सारी चक्रों में मैं कैसे फंस गया। तब मैलरी उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी ये लोग देखते हैं कि आगे पुलिस वालों ने नाकाबंदी करके रखी है और वो सारी की सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तब मैलरी कार घुमाने लगती है। जैसे ही पुलिस वाले इस चीज को देखते हैं वो पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग बर्फीले जंगल के बीचों बीच भाग रहे हैं। तभी एक हिरण आकर के टकरा जाती है इनके कार से और मैलरी बैलेंस नहीं कर पाती कार को। कार सीधा जाकर टकराती है पेड़ से। अब ये लोग आगे भी नहीं भाग सकते। तब पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। वो अपनी गाड़ी में लेकर के इन्हें जा रहे हैं। तभी रेडियो पे इन्हें सुनने को मिलता है कि FBI वाले आ रहे हैं मैलरी को लेने के लिए। मैलरी इन सारी चीजों से वाकिफ है। वो पुलिस वालों को कहती है कि वो असली FBI वाले नहीं है। अब तुम सबकी भी जान खतरे में है, कुछ भी हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि उनके पास मत जाओ, यहाँ से भागो। मगर ये पुलिस वाले नहीं मानते और उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वही होता है जो मैलरी ने कहा था।
था। वो सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ पुलिस वालों की लाशें उन लोगों ने बिछा दी हैं। जैसे ही मैलरी इस चीज को देखती है वो निकलती है कार से बाहर। उसकी नजर उस पुलिस वाले पे पड़ती है जिसके पास उसके हथकड़ी की चाबी है। वो अपनी हथकड़ी खोलती है और गोलियां चलाना शुरू कर देती है सारे के सारे गुंडों पे। जब उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग सकती है तब आकर के बैठ जाती है पुलिस वालों की एक गाड़ी में। इसी कार के अंदर स्कॉट भी है। अब ये लोग तेजी से यहाँ से भाग रहे हैं। स्कॉट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। मैलरी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से दूर जाएंगे। जैसे ही हम किसी सेफ लोकेशन पे पहुंचेंगे मैं वहाँ से अपने रास्ते निकल जाऊंगी और तुम सीधा जाना पुलिस स्टेशन, जहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे और पुलिस वालों को पूरी बात बताना, पूरी की पूरी कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई है। फिर तुम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। स्कॉट मान जाता है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो आकर के मिलता है केनेथ से और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? मैंने मैलरी को बहुत मुश्किल से मनाया था कि वो तुमसे मिले। तुम्हें खुद जाना चाहिए था उस कैफे में उससे मिलने के लिए। तुमने एरॉन को क्यों भेजा? अब वो कभी भी हम पे भरोसा नहीं करेगी। तुमने सारी चीजों को खराब कर दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। तुम सीधा जाओगे मैलरी के पिता के पास और उसे कहोगे कि तुम्हारी बेटी ने हम सबको धोखा दिया है और अब वो एक भगौड़ी है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम उसे मार देंगे। फिर हम उसके पिता का इस्तेमाल करके उसे पकड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि मैलरी आ चुकी है अपने पिता के पास। वो पूरा माजरा समझाती है और कहती है कि वो लोग किसी भी वक्त आपके पास आ सकते हैं और मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे, मगर उनकी बातों पे आपको भरोसा नहीं करना है और ऐसे रिएक्ट करना है जैसे आपको कुछ नहीं पता। वो जैसा कहते हैं आप वैसा ही करना ताकि उन्हें आपके ऊपर शक ना हो। उनके साथ एरॉन नाम का आदमी भी आएगा जिसके हाथ को मैंने तोड़ दिया है। वो भी मेरी तरह एक एजेंट है जिसे सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो जैसा बोल रहे हैं वो वैसा ही कर रहा है, तो आप उससे अच्छे से पेश आना ताकि उसे समझ में आए कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे फंसाया गया है, क्योंकि वो मेरी मदद कर सकता है अगर उसे सच्चाई का पता लग गया तो। मैलरी के पिता कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम एक बेस्ट एजेंट हो। तुम चुटकियों में यहाँ से गायब हो सकती हो और नई आइडेंटिटी के साथ कहीं भी जाकर के रह सकती हो। फिर तुम्हें ये सब कुछ क्यों करना है? मैलरी कहती है कि यह बात सच्चाई की है। वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे सारे माजरे को खत्म करना ही पड़ेगा। इतना कह के वो चली जाती है। तभी रात में यहाँ पर आता है केनेथ। उसके साथ एरॉन भी है। अंदर आकर के वो कहता है कि मैलरी ने सबको धोखा दिया है। एक मिशन के दौरान डबलिन में उसने एक एजेंट को मार दिया जिसका नाम था पॉल। उसके बाद उसने पुलिस वालों को भी मारा और पुलिस वालों को मारने के बाद उसने स्कॉट नाम के लड़के को किडनैप किया है और अपने शील्ड के तौर पे वो उसका इस्तेमाल कर रही है। इन बातों को सुनने के बाद एरॉन को पहली बार शक होता है केनेथ पे, क्योंकि उसके सामने ये स्कॉट लेकर के गया था अपने साथ मैलरी को। मैलरी ने स्कॉट को किडनैप नहीं किया था। अब मैलरी के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। उसे फंसाने की साजिश हो रही है। उसने मुझे कॉल किया था बार्सिलोना से और बताया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी मैलरी कॉल करती है केनेथ के फोन पे और उसे कहती है कि आखिर तुम मुझे फंसाना क्यों चाहते हो और इस शूटर के साथ तुम्हारी क्या डील हुई है? जियांग को क्यों मारा गया है? मुझे पूरी की पूरी सच्चाई जाननी है। तभी एरॉन उसके फोन को ट्रेस कर लेता है और बताता है कि मैलरी यहीं पर है। केनेथ अपने सारे लोगों को बुलाता है कि सब हर जगह अलर्ट हो जाओ और मैलरी को ढूंढना शुरू करो। तभी वो घर की बिजली को काट देती है। मगर अब एरॉन को भी शक हो गया है केनेथ पे। वो उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। तभी मैलरी उसके फोन पे जियांग की फोटो भेजती है जिसे देख करके वो भड़क जाता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है एरॉन और केनेथ के बीच में। तभी केनेथ बंदूक निकालता है और शूट कर देता है एरॉन को। दूसरी तरफ मैलरी केनेथ के सारे लोगों से लड़ रही है। एक एक करके जब सबको मारने के बाद वो आगे आती है तो देखती है कि एरॉन यहाँ पे घायल पड़ा है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो मैलरी से बात करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। उन सब ने मुझे कहा था कि तुम सबको धोखा दे रही हो, गवर्नमेंट को भी और अपनी एजेंसी को भी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देता है। तब मैलरी को याद आता है कि एरॉन और वो ये दोनों भी कभी रिलेशन में हुआ करते थे और बहुत हसीन पल इन लोगों ने एक साथ बिताए हैं। मैलरी बहुत दुखी है एरॉन के लिए। उसने अपने एक और साथी को खो दिया। वो सीधा पहुंचती है एलेक्स के पास और उसे कहती है कि आखिर केनेथ क्या कर रहा है? वो मेरे घर पे आया था और उसने मेरे सामने एरॉन को मार दिया। सारी की सारी भसड़ उसी ने फैलाई है। एलेक्स कहता है कि अब इन सारी चीजों को तुम्हें साफ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि केनेथ हम सबको धोखा दे रहा है। वो किसी के भी ऑर्डर्स को नहीं मान रहा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैलरी कहती है कि एक लड़के ने मेरी मदद की थी, वो अभी जेल में है, उसे छुड़ाना है। एलेक्स कहता है मैंने स्कॉट को छुड़वा दिया है और उसे एक गाड़ी भी दे दी है जिस गाड़ी को तुमने खराब कर दिया था। मुझे पता है कि एक बच्चे के लिए गाड़ी खरीदना कितनी बड़ी बात है। एलेक्स यहाँ पर मैलरी को केनेथ का एड्रेस दे देता है और कहता है कि अभी वो यहीं पर है, जाओ और उसे खत्म कर दो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। मैलरी कहती है कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकती, मगर केनेथ को मैं मार दूंगी ये गारंटी जरूर दे रही हूँ। अब वो सीधा पहुंचती है केनेथ के पास। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई की शुरुआत होती है। केनेथ भी टूट करके पड़ता है मैलरी पे। ये लोग बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, मगर मैलरी भारी पड़ती है केनेथ पे और मार करके गिरा देती है नीचे। अब वो घायल पड़ा हुआ है जमीन पे। तब वो उससे पूछती है कि बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब वो पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि स्टूडर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास रोड्रिगो गया था और उसने कहा कि तुम्हारे जितने भी काले धंधे हैं उसके बारे में एक रिपोर्टर छाप रहा है जिसका नाम है जियांग। अगर तुम चाहो तो हम जियांग को ठिकाने लगा सकते हैं। केनेथ नाम का एक बंदा है जो एक प्राइवेट एजेंसी चलाता है। उसके पास
पास एक बेहतरीन जासूस है जिसका नाम है मैलरी। केनेथ के 90% मिशंस को वही पूरा करती है, मगर अब वो उसकी एजेंसी को छोड़ना चाहती है। केनेथ को भी उससे पीछा छुड़ाना है, तो ये एक परफेक्ट प्लान होगा। हम उसे बार्सिलोना भेजेंगे और वो जियांग को रेस्क्यू करके लाएगी और एक ही झटके में हम दोनों को खत्म कर देंगे। केनेथ का भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तब स्ट्रूडर मान जाता है। जैसे ही ये बात केनेथ तक पहुंचती है, केनेथ सीधा पहुंचता है पॉल के पास। पॉल काम करता था MI6 के लिए। वो उसे कहता है कि हमारी एक एजेंट है जिसका नाम है मैलरी। वो मिली हुई है स्ट्रूडर नाम के आदमी के साथ और उसके पास वो लेकर के जा रही है एक रिपोर्टर को जिसका नाम है जियांग। लेकिन उसने हम सबको धोखा दिया है, तो मैं मैलरी को कैसे भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उसे मार सकते हो और ये रिपोर्ट बनाना कि तुमने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। तब पॉल भी मान जाता है, लेकिन मैलरी किसी के हाथ नहीं आई। उसने सबका काम तमाम किया। वर्तमान समय में सारी बातें कहने के बाद केनेथ कहता है कि अगर तुमने रिजाइन नहीं किया होता तो कभी भी ये नौबत नहीं आती। अब तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। मैलरी कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए हैं, अब तुम लहरों में डूब करके मरोगे, वो भी बार बार। इतना कह के वो निकल जाती है और तड़प तड़प के केनेथ मरता है। तभी हम रोड्रिगो को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने आया हुआ है, मगर उसे पता नहीं है कि मैलरी को सारी बातें पता लग गई हैं और वो अभी भी जिंदा है। अब मैलरी आती है रोड्रिगो के वेकेशन होम पे। वो जैसे ही उसे देखता है हक्का बक्का रह जाता है और मैलरी अब उसका भी काम तमाम कर देती है। उसने उन सारे लोगों को खत्म कर दिया जिनसे उसे खतरा था या जो लोग उसे फंसाने की साजिश कर रहे थे। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।